हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड कहते हैं OH को, यानी जब किसी चीज के फार्मूले के साथ OH लग जाए उसको हम कह देते हैं हाइड्रोक्साइड। अब अल्कली मेटल्स आप सब बच्चों को याद है, अल्कली मेटल्स क्या हैं बच्चों? लिथियम से शुरू होते हैं, ली, ने, ई, रब, से, फरियाद, ठीक है। अब इन, ये है अल्कली मेटल्स। अब हाइड्रोक्साइड क्या, जब इनके साथ OH लग जाएगा ये क्या हो जाएंगी? अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स, यानी जब इनके साथ OH लग जाएगा ये बन जाती हैं अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स। अब ये हो गई अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। अब एक हाइड्रोक्साइड क्यों लगी? क्योंकि ये +1 है, +1 को बैलेंस करता है -1, तो इस वजह से ये सारे हो गए, ठीक है। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर कॉल्ड आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं बच्चों? जैसे NaCl का क्रिस्टल था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड था। इसी तरह ये भी अब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, यानी 3D स्ट्रक्चर होगा इनका। दे आर वेरी सोलेबल इन वाटर, ये पानी में बहुत अच्छी तरह सोलेबल है, एक्सेप्ट LiOH, यानी LiOH के अलावा जो नीचे वाले हैं वो पानी में अच्छी तरह सोलेबल है। LiOH क्या है? कम सोलेबल है, ठीक है। दे आर जनरली हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपी का मैं इधर मीनिंग लिख रहा हूँ। हाइग्रोस्कोपी किसे कहते हैं? विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपी किसको कहते हैं? विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपी का मतलब है विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट LiOH, यानी इन सब में जो अनोमली है ना वो LiOH है, बाकी सारे सोलेबल है पानी में, LiOH कम सोलेबल है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, LiOH क्या है? वीक बेस है, ठीक है। ये तो हाइड्रोक्साइड थी पहले ग्रुप वाले की। अब सेकंड ग्रुप की हाइड्रोक्साइड्स कौन सी होंगी? वैसे ही सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखना है, फिर उनके साथ OH लगा देना है। अब OH इधर कितने लगे हैं? 2। यही बात आपको कल भी बताई थी, इधर 2 OH क्यों लगे हैं? क्योंकि Be या सेकंड ग्रुप वाले होते हैं +2, तो +2 को बैलेंस करने के लिए एक OH काफी नहीं है, कितने OH आ जाएंगे? OH ट्वाइस, यानी अब ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनमें देखो सोलेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? ज्यादा होती है। ये MCQ याद रखना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हाइड्रोक्साइड्स की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप ज्यादा होती है, याद रहेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हाइड्रोक्साइड्स की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप ज्यादा होती है। Be सबसे ऊपर मौजूद है, ये इनसोलेबल है। Mg उससे नीचे है, स्पेरिंगली से मुराद है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा सोलेबल है। सबसे नीचे मौजूद है Bmg का सर बड़ा। Ra तो वैसे ही कम पाया जाता है, तो हम Ba तक ही डिस्कस करते हैं। इधर सबसे नीचे मौजूद है Ba, तो ये सबसे ज्यादा सोलेबल है, ठीक है, डाउन द ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स की अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हाइड्रोक्साइड ज्यादा होती है, तो Ba सबसे ज्यादा सोलेबल हो गया। अब डाउन द ग्रुप बच्चों सोलेबिलिटी क्यों ज्यादा होगी, अब उसके बारे में आपको बताना है। लैटिस एनर्जी हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। लैटिस एनर्जी होती है क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है लैटिस एनर्जी, ठीक है बच्चों। क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है? लैटिस एनर्जी। अब ये हो गया क्रिस्टल, देखो जरा, Ba क्या हो गया? +2, और OH क्या हो गया? -2, क्योंकि ये दो हैं। अब इसका 3D क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है बच्चों, क्या है? 3D क्रिस्टल लैटिस। जब तक ये इस फॉर्म में रहेगा ये पानी में हल नहीं होगा। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, यानी अब ये अपने ग्रुप के डाउन में मौजूद है। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो क्या चाहिए? कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज ज्यादा हो जाता है, इसका बेरिलियम की निस्बत अब साइज ज्यादा हो गया है, तो इसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी, यानी इसको कम एनर्जी के साथ तोड़ा जा सकता है। तो जब इसकी लो लैटिस एनर्जी हो गई तो ये पानी में आसानी से टूट के हल हो जाएगा। इस वजह से डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी इस वजह से ज्यादा होती है हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, तो लैटिस एनर्जी कम होने से वो आसानी से पानी में क्या हो जाता है? हल हो जाता है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इनटू इट्स आयन, यानी ये क्रिस्टल को इसके आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है लैटिस एनर्जी। ऊपर वाला का साइज छोटा होता है, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, उसको तोड़ना मुश्किल। अब इसका साइज बड़ा हो गया, इसकी लैटिस एनर्जी कम हो गई, इसको तोड़ना आसान हो गया, और इसकी सोलिबिलिटी क्या हो गई बच्चों? ज्यादा हो गई। तो इसकी रीजन भी बताओ, ड्यू टू लो लैटिस एनर्जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्टेबल। अब अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं? स्टेबल है, यानी अपनी हालत बरकरार रखती हैं।
सवाए LiOH के, ठीक है। अब पहले ग्रुप में ये सारी हाइड्रोक्साइड स्टेबल है सिवाय LiOH के, यानी ये अपनी हालत बरकरार नहीं रखती। जब इसको हीट करें तो किसमें टूट जाती है, लिथियम ऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। इसी तरह दूसरे ग्रुप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करें तो वो टूट के इनमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब लाइम वाटर किसको कहते हैं, व्हाट इज लाइम वाटर, ये इधर से एक सवाल आ जाता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड लाइम वाटर, और ये किस लिए यूज होता है, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लाइम वाटर क्या होता है और किस लिए यूज होता है, ये इक्वेशन और ये आधी लाइन इसका आंसर होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इट इज यूज फॉर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, MgOH ट्वाइस को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे कल एक बच्चे ने पूछा था माविया ने कि इनके कोई यूजेस भी हैं या हम वैसे ही याद करते हैं। अब आप देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या यूजेस है, मैदे में जो तेजाबियत हो जाती है, आपने अक्सर देखा होगा जब हम फास्ट फूड खा लेते हैं या ज्यादा खुराक खा लेते हैं अपनी जरूरत से, तो क्या होता है, मैदा भारी सा हो जाता है, बाजू का लगता है कि दम सा भी घुट रहा है, ठीक है। पेट भारी सा हो जाता है, तेजाबियत हो जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए वो होता है तेजाबियत की वजह से, यानी मैदे में ज्यादा HCl बन जाता है खुराक को डाइजेस्ट करने में, उस तेजाबियत को कम करने के लिए यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी MgOH ट्वाइस। जो आप मैदे के सिरप यूज करते हो ना, उसमें कुछ में ये यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, मैदे में मौजूद जो तेजाबियत है उसको कम करता है, ठीक है। कैसे कम करेगा, अब ये खुद एक बेस है और मैदे में मौजूद होगा एसिड, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और साल्ट और वाटर बन जाएगा, यानी तेजाबियत को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये दो शॉर्ट इजी हैं और बिल्कुल आसान और इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अब हाइड्रोक्साइड वाला किस्सा खत्म हुआ, अब हम आ गए कार्बोनेट्स की तरफ। कार्बोनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब साथ CO3 लग जाए उसको हम कह देते हैं कार्बोनेट्स। जब साथ क्या लग जाए, CO3 ऐड हो जाए उसको हम कह देते हैं कार्बोनेट्स। अब पानी में अल्कली मेटल्स के तमाम कार्बोनेट सोलेबल हैं सवाए लिथियम कार्बोनेट के, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट के अलावा पानी में तमाम कार्बोनेट सोलेबल हैं, ये तमाम स्टेबल हैं सवाए लिथियम कार्बोनेट के। लिथियम कार्बोनेट इनसोलेबल है वाटर में और ये डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बना देता है। अब लिथियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन क्यों इजी है, क्योंकि इसका जो साइज है ना वो छोटा है और इसको हम कार्बोनेट को ऑक्साइड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा है साइज छोटा होने की वजह से, ठीक है। जिनमें साइज बड़ा हो जाए उनमें फिर अट्रैक्शन कम हो जाती है, उनमें तो टूटना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वाशिंग सोडा का फार्मूला आपको याद हो, ये वाशिंग सोडा का फार्मूला है, ये टेम्परेचर MCQ वाइज याद होना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना, सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज बेसिक। Na2CO3 की सोल्यूशन क्यों बेसिक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन की जब हाइड्रोलिसिस हुई यानी पानी की मौजूदगी में टूटा, इस वजह से ये सोल्यूशन क्या है, बेसिक है। अब नाइट्रेट्स, हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ी, कार्बोनेट्स पढ़े, अब हम चल रहे हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में क्या लग जाएगा, NO3। अब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों के नाइट्रेट्स पानी में क्या हैं, सोलेबल हैं, ठीक है। अब ये वाले जो हैं LiMgCaBa, ये डिकम्पोज, डिकम्पोज यानी हीट की मौजूदगी में टूट के एक से ज्यादा कंपाउंड बना देना। अब इधर एक कंपाउंड था, ये तीनों हीट की मौजूदगी में टूट के ढेर सारे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, इसको हम कह देते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन। उसके बाद है सल्फेट्स, ऑल अल्कली मेटल सल्फेट्स आर सोलेबल इन वाटर। पहले ग्रुप के सारे सल्फेट्स पानी में सोलेबल हैं। अब इधर फर्क याद करना है आपने, जो हाइड्रोक्साइड थी ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, उनकी सोलेबिलिटी डाउन द ग्रुप ज्यादा होती थी। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सोलेबिलिटी डाउन द ग्रुप ज्यादा होती थी, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स की सोलेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है। तो ये पॉइंट डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है। अब BeSO4 MgSO4 ये ऊपर मौजूद है तो ये सोलेबल है, ये थोड़ा नीचे है ये स्लाइडली सोलेबल, और एंड वाले इनसोलेबल हो गए क्योंकि हमने ये ट्रेंड अभी पढ़ा, डाउन द ग्रुप कम हो जाए। कैल्शियम फॉस्फेट जिप्सम के फॉर्म में पाया जाता है, ये जिप्सम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, CaSO4.2H2O जिप्सम। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ऑन हीटिंग अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हीट करने पे जो
जिप्सम है वो अपना 3/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और एक व्हाइट पाउडर बना देता है जिसको हम कह देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाए उसका फॉर्मेशन में ये हमने इसको लिखते हैं। ये क्वेश्चन हमने जो पढ़े हैं देखो जरा। solubility of alkaline earth metal increases down the group hydroxide, ये भी हमने पढ़ा था। क्यों डाउन द ग्रुप ज्यादा होती है? इंक्रीज इन solubility is due to low lattice energy, डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी कम हो जाती है जिसकी वजह से उसका आयंस में कन्वर्ट होना आसान हो जाता है और वो आसानी से सोलेबल हो जाती है। दूसरा, वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH इज मोर बेसिक देन LiOH। अब आपको पता है जो मेटल्स होते हैं ना उनकी हाइड्रोक्साइड बेसिक होती हैं। अब डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब डाउन द ग्रुप सोडियम है, इसका साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होने से लैटिस एनर्जी कम हो गई, इस वजह से ये ज्यादा आयोनाइज हो जाएगा, ज्यादा आसानी से आयन बनाएगा और स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद रिएक्शन ऑफ Mg विद N2 एंड सल्फर, Mg ने N2 के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया, सल्फर के साथ किया तो सिंपल MgS मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया। अब एमसीक्यूज देखते हैं। ये अभी जो हमने पढ़ा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH ट्वाइस। ये किस लिए यूज होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस लिए यूज होता है? MgOH ट्वाइस यूज होता है एसिडिटी को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाइट वाश के तौर पे क्या यूज होता है? मिल्क ऑफ लाइम, आगे हमने पढ़ना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनमें कौन सी है? कल भी हमने लेक्चर में पढ़ा था, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसके बाद विच मेटल ऑक्साइड इज इनसोलेबल इन वाटर, हमने पढ़ा है कि हर ऑक्साइड्स की सोलेबिलिटी डाउन द ग्रुप ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो ग्रुप के टॉप पे मौजूद है, जैसे Mg इन सब में टॉप पे है, तो ये हो जाएगा इनसोलेबल इन वाटर, क्योंकि डाउन द ग्रुप वालों की मेटल ऑक्साइड्स की सोलेबिलिटी ज्यादा होती है, ये इनमें टॉप ऊपर मौजूद है तो ये इनसॉलेबल हो जाएगा। द ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल विच फॉर्म पर ऑक्साइड, ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल जो क्या बनाता है? पर ऑक्साइड बनाता है, वो क्या है? बेरियम। बेरियम ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि क्या बना देता है? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हो? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इसको मैं ड्रा करके ही बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, पिछले लेक्चर्स में भी मौजूद है। बेरियम हो गया ना दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप के ऊपर चार्ज आ गया +2। अब हमने बैलेंस करना है, +2 के बराबर आना चाहिए, तो O2। अब एक ऑक्सीजन -2 1 होगा तो 2 -2 होंगे, तो ये हो जाता है हमारे पास पर ऑक्साइड, यानी BaO2 को हम कह देते हैं पर ऑक्साइड। इसमें एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो दो की -2 होगी, यही होती है पेरोक्साइड। विच वन इज मोर सोल्युबल इन वाटर, हमें पता है हाइड्रोक्साइड्स की सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप ज्यादा होती है, तो बेरियम इन सब में डाउन द ग्रुप है तो ये ज्यादा सोल्युबल होगा। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक, ठीक है। पोटाशियम ऑक्साइड इज बेसिक, पोटाशियम मेटल है और मेटल्स की ऑक्साइड्स क्या होती हैं? बेसिक होती हैं, तो पोटाशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? बेसिक। चैनल का लिंक बच्चों मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर देना। मेरे नेम से ये यूसुफ राना, अगर आप लिंक से ओपन करोगे तब मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे ढेर सारे लाखों करोड़ों चैनल होते हैं एक जैसे नाम। मैंने ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया था, आज दोबारा सेंड कर दूंगा। उधर तरतीब से आपके सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, हाईलाइट्स भी पढ़ी हैं मैंने, साथ नेम्स भी मेंशन किए हैं, लेक्चर 1 2 3। द ओनली अनक्राइन अर्थ मेटल विच ऑन रिएक्शन विद फॉर्म्स पेरोक्साइड, अभी हमने पढ़ा कि पेरोक्साइड कौन बनाता है? बेरियम, तो इधर भी जवाब आ जाएगा, बेरियम बनाता है पेरोक्साइड। उसके बाद विच ऑफ एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, अब सुपर ऑक्साइड कौन सा बनाता है? पोटाशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड का कैसे पता लगता है कि ये सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2। अब कैल्शियम के हो गया ना प्लस, अब O2, O2 को मिला के -1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक O अगर माइनस आधा हो, -1/2 हो, तो दो हो जाएंगे -1, तो ये हो जाती है सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है देखो जरा। दो ऑक्सीजन -1 जब हो, यानी एक ऑक्सीजन -1/2 था, तो ये सुपर ऑक्साइड हो जाए। ये देखो जैसे KO2, ये भी हमने पढ़ा, ये सुपर ऑक्साइड है, किसमें यूज होती है? पहाड़ों में यूज होती है सांस लेने में मदद करने के लिए, ठीक हो गया।
उसके बाद लिथियम कौन सी ऑक्साइड बनाती है? लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है? बेरिलियम बनाता है। उसके बाद solubility of alkaline earth metals increases as we move from top to bottom। टॉप से टॉप बॉटम में मूव करते हैं तो solubility क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। which is not an alkali metal। विच इज नॉट एन अल्कली मेटल। ये इधर से थोड़ा मिसिंग है, ये आपने देख लेना, ठीक है। तो ये उन्होंने डाउन द ग्रुप अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है तो ये ऊपर वाला है, तो उन्होंने शायद पूछा होगा कि इनसॉल्युबल कौन सा है, तो MgO इनसॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि ये इन सब में ऊपर मौजूद है। विच इज नॉट एन अल्कली मेटल, ये अब इजी सी बात है, हाल ही ने की रब से फरियाद, तो रेडियम अल्कली मेटल में नहीं है। उसके बाद ग्रुप 2 में से कौन अपने ऊपर ऑक्साइड कोटिंग बना लेता है? ऑक्साइड कोटिंग क्या करती है? ऑक्साइड कोटिंग उसको एटमॉस्फेरिक अटैक से बचाती है, यानी उसको जंग वगैरह नहीं लगने देती। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, तो सबसे डाउन पे मौजूद है बेरियम सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा? पानी के अंदर इनसॉल्युबल हो जाएगा।